एलएलसी का पेपर चल रहा है। हाँ, तो मुझे नॉर्मल वर्ड में बताओ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी गाइडलाइन बेस्ड अपॉन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, ऐसी कोई भी गाइडलाइन बेस्ड अपॉन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अच्छा टेल मी, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एएफआरएफ क्या है? कंपनी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसका एएफआरएफ क्या है? शेड्यूल 3 एंड इंड एस। ओ भाई साहब, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जो खाली लॉ ने बोला रहेगा वही नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ गया उसमें। तो कंपनी का एएफआरएफ क्या हुआ? ऑलराइट, शेड्यूल 3 प्लस एएस और इंड एस। ऑलराइट, बैंकिंग का एएफआरएफ क्या हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल, उसमें भी थर्ड शेड्यूल है, फॉर्म ए फॉर्म बी ऐसा है। एंड कौन सा? एएस की इंड एस, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। एएस बैंकिंग में तो इंड एस नहीं है ना। ऑलराइट, तो ऐसा जैसे आप सबका भी कोई ना कोई होता है, वैसे हर एक एंटिटी का अपना अपना क्या होता है? एएफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। टेल मी, एक पार्टनरशिप फर्म का एएफआरएफ क्या है? फटाफट बोलो, किसने बोला एएस? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा है सुनो ना। अपना बाहर अगर आप जाओगे ना गेट के बाद, तो 2-3 हार्डवेयर का दुकान है, उनका एएफआरएफ क्या है? क्या है? मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबल, एक्सेप्शन क्या? कुछ कुछ, अरे एक प्रोपराइटर का भी सिंह चना वाला रहेगा, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा क्या? ऑलराइट, तो सिंह चना वाले का भी धंधा 2 करोड़ का हो सकता है, ऐसे नहीं। तो मैं क्या बोल रहा है, क्या अकाउंटिंग सबको एप्लीकेबल है? नहीं ना, कुछ कुछ ऐसी भी तो एंटिटी है जहां पे एएफआरएफ डिफाइन ही ना हो। ऑलराइट, कुछ कुछ ऐसी भी तो एंटिटी जहां पे एएफआरएफ डिफाइन ही ना हो, तो वहां पे क्या देखेंगे हम? क्यों तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ड कहां गए सब? इंडियन गैप, जीडब्ल्यूएपी। व्हाट इज जीडब्ल्यूएपी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वो देखना पड़ता है। कोई भी एंटिटी का ऑडिट लेते वक्त आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एएफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर, अब सुनो। आप ये सब, मैं ये सब बता रहा हूं तो कुछ भी एग्जाम में हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां पे पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट का क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता होना चाहिए ये सब। मैं फास्ट ट्रैक में बहुत ध्यान से बोलता हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही बोलता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ। तो किसी को लगता रहेगा ऐसे सब थोड़ी आता है एग्जाम में। ऑलराइट, फिर अब पता चलता है आ गया यार। सो एवरीवन ओवर हियर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक मिनट, हाँ, वो 2 तरह के होते हैं। एक जीपीएफएस और दूसरा एसपीएफएस। व्हाट इज जीपीएफएस? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये जो कंपनी का शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह है, वो क्या है? जीपीएफएस है ना, बिकॉज वो सबके लिए बना है। तो जीपीएफएस को मुझे फॉर्मली डिफाइन करके बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये आपके मन के अंदर से आवाज आ रही है, पर लिखना क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड टू सर्व कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स of all users of financial statement. Yes, that means for all. एक दिन अगर किसी ने पूरा पेपर जो मन में आवाज आ रही है उससे लिख दिया ना, हाँ, वायरल पेपर बन जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू सर्व, जो सबके लिए कॉमनली इंपॉर्टेंट है, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑल यूजर्स। चलो, एसपीएफएस क्या है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सपोज अगर मैं शार्क टैंक में गया और नमिता ने बोला कि मेरे को यही फॉर्मेट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका शेड्यूल 3 वाला नहीं चलेगा। सो दैट इज जस्ट टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ नमिता, दैट बिकम्स आवर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जब भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशन होता है ना, तो इन्वेस्टर नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। और तो उसमें नॉर्मली ये देखने मिलता है। तो क्या बोलूं मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड टू सर्व specific information needs
of the intended users of financial statements. Specifically prepared for selective users. अब समझ में आ रहा है गैप कहां पे? थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल गैप है, बाकी मेजर गैप वर्डिंग्स का है. जो स्पेशल बनाया जाता है ना, स्पेशल, वो स्पेशल पर्पस. जो सबके लिए बनता है ना, वो जनरल पर्पस. ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड टू सर्व स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, तो सुनो मेरी बात. आपका जो ऐसे 200 से लेके ऐसे 720 तक का सिलेबस है, ऑलराइट, वो पूरा किसको दिमाग में रख के बनाया गया है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेकिन आपके लास्ट के जो 3 स्टैंडर्ड है, ऐसे 800, 805 एंड 810, वो तीनों स्टैंडर्ड किसको दिमाग में रख के बनाए गए? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्पेशल पर्पस का है, ऐसे 800. 805 and 810 is not for that. Okay. Then सुनो, एट 810 इधर भी बैठ सकता है एंड 805 810 इधर भी बैठ सकता है. जब आएगा तब पढ़ाऊंगा ये सब, राइट, डोंट वरी अबाउट इट. बट 805 810 दोनों जगह खेलता रहता है. होते हैं ना आपके लाइफ में कुछ लोग. ओके, साइड बदलते रहते हैं. डन. ओके, अब सुनो मेरी बात. नॉर्मली आपको क्वेश्चंस जो है, नॉर्मली लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस है, वो ये 200 to 720 जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. ओके, वो आपको क्लिक नहीं होता होगा काफी बार जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसको दिमाग रख के बनाए जाते हैं. पर क्या वो 800 वाला सीरीज बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो वो उनको क्लिक होता है कि इसमें से क्वेश्चन आया. और एवरीवन ओवर हियर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, अब सुनना मेरी बात. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं ना, बनाने के भी 2 तरीके हैं. ऑलराइट, जैसे आज भी जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, या जूम पे भी जो है, जो कैमरा ऑन रख के बैठे हैं, ऑलराइट, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं. एक जो प्रॉपर तैयार होके आते हैं, ऐसा प्रॉपर सब ऐसा कलर कॉम्बिनेशन देख के, परफ्यूम एंड विच परफ्यूम विच शूज एंड प्रॉपर. दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी क्या है? शरीर पे कपड़े, ऑलराइट, चप्पल, बाल बनाने की जरूरत क्या है? ऑलराइट, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 2 तरह के होते हैं. कंपनी फाइनल अकाउंट्स, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सब भी है. अकाउंट स्टैंडर्ड, अकाउंट इंड एएस के हिसाब से जो है वो भी है. प्लस हम लोग भी बोलते हैं क्लाइंट को, इसका नोट दे दो, इसका नोट दे दो, इसका नोट दे दो. वो रिलायंस का नोट्स टू अकाउंट्स देखा है, ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कंटेंट है. अरे गड्ढे में तो अच्छा, उतना ज्यादा कंटेंट शेड्यूल 3 और एएस में रिक्वायर्ड नहीं है, इंड एएस में, फिर भी रिलायंस के सीएफओ ने डाला है. वाई? वाई? टू एंश्योर फेयर प्रेजेंटेशन. टू एंश्योर, आई रिपीट, टू एंश्योर फेयर प्रेजेंटेशन. लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स देखोगे, इतना छी, वो रजिस्ट्रार ने एक फॉर्मेट दिया होता है. वो रजिस्ट्रार सिर्फ उतना ही एक्सपेक्ट करता है कि वो फॉर्मेट को भर के दे दो बस. उसमें नोट्स टू अकाउंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. आप क्लाइंट को बोलोगे 4 तो नोट लिख भाई, ऑलराइट, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है. रजिस्ट्रार जितना बोलता है उतना कर दो बस, दैट्स इट, ऑलराइट. और क्लाइंट भी उतना करके खत्म कर देता है. So I repeat, there are 2 types of financial reporting frameworks. बोलो, there are 2 types of financial reporting frameworks. All right. One is a fair presentation framework. सर, ये आपने जीपीएफएस के नीचे से क्यों ऐसा डांडी निकाला? एसपीएफएस तो क्या है, जो यूजर है वो बताएगा अपने को कि क्या चाहिए. ऑलराइट, जनरल रूल तो मैं सिर्फ जीपीएफएस में बता सकता हूं. सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ओके,
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। टेल मी, अच्छा एवरीवन ओवर हियर अज्यूम करो मैं रिलायंस का सीएफओ, ऑलराइट, तो क्या मुझे शेड्यूल 3 एंड इंड एस कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा? यस। सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क which requires compliance। इतना तो शेड्यूल 3 एंड इंड एस फॉलो तो करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कैसे बेवड़े होते हैं, सॉरी टू से दिस। सो आपने इधर कंप्लायंस वर्ड यूज किया, तो इधर क्या यूज करोगे? फेयर। लोग ना खाली ऑडिट को लिटरली समझना बंद करो, कंसेप्चुअली समझ। देन इज क्वालिफाइड ओपिनियन गिवन बाय क्वालिफाइड पर्सन? नहीं। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर। सो फ्रेमवर्क व्हिच रिक्वायर्स कंप्लायंस, कि भाई फेयर प्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि इतना तो करना पड़ेगा। टेल मी, जो परफ्यूम वगैरह मार के आया है, ऑलराइट, और जो कलर कॉम्बिनेशन देख के वो कपड़े पहन के आया कि नहीं आया है, ऑलराइट, तो बेसिक तो करना ही पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फ्रेमवर्क व्हिच रिक्वायर्स कंप्लायंस, ऑलराइट, एंड there is an additional responsibility on the management. There is an additional responsibility on the management. आगे फोटो। There is an additional responsibility on the management to provide additional disclosures. To provide additional disclosures. In order to achieve fair presentation. In order to achieve fair presentation. अच्छा, टेल मी एवरीवन, सपोज मैं रिलायंस का सीएफओ, मैंने ना शेड्यूल 3 एंड इंड एस के हिसाब से जितने भी डिस्क्लोजर देने थे सारे दे दिए। आई रिपीट, शेड्यूल 3 एंड इंड एस के हिसाब से जितने भी डिस्क्लोजर देने थे सारे दे दिए। अच्छा, यू आर द ऑडिटर, यू वांट मी टू प्रोवाइड 4 more disclosures, 4 additional disclosures which are not required by schedule 3 and ind AS, and I deny, मैं ना बोल देता हूं। And in that case, can you modify your opinion? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी शेड्यूल 3 एंड इंड एस के हिसाब से नोट्स देने थे वो सब दे दी मैंने। आप और भी 4 नोट्स मुझे डालने बोल रहे हो, ऑलराइट, मैंने ना बोल दिया। कैन यू मॉडिफाई योर ओपिनियन? व्हाई? एक मिनट, सपोज ये केस स्टडी एग्जाम में, अब लगेगा आपको ये एक्सप्लेनेशन। Financial statements of Reliance Industries Limited are prepared based upon Schedule 3 and Ind AS, which is a fair presentation framework. अच्छा, मैं Schedule 3 Ind AS को fair presentation framework क्यों बोलता हूं? Because CFO की इच्छा पे, मर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है दैट उसको एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं। You download Schedule 3 today. It is written in Schedule 3 that these disclosures are minimum disclosures. I repeat, Schedule 3 के अंदर लिखा है these disclosures are, there is a responsibility on the management to provide additional disclosure. इंड एस के अंदर भी ये चीज लिखी है। इंड एस में जब भी डिस्क्लोजर दिया होता है ना, इंड एस फर्स्ट इंड एस में क्या लिखा है? मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्यों दिया है? पॉइंट क्यों? बिकॉज दीज डिस्क्लोजर्स आर, इंड एस डाउनलोड करो या शेड्यूल 3 डाउनलोड करो, दोनों जगह पे एक लाइन लिखा हुआ है। क्या लाइन लिखा हुआ है? दीज डिस्क्लोजर्स आर minimum disclosures, required disclosures. There is a responsibility on the management to provide in order to achieve. ये लाइन लिखी गई है। Are you getting my point? Yes or no, sir? CFO के ऊपर रिस्पॉन्स, ऑलराइट, तो तब जाके आपको ये सब लाइंस लगी। कंक्लूजन तो सबको पता है, मैंने नोट देने को बोला, अगर वो लोग नोट नहीं देंगे तो मॉडिफाई करेगा ना ओपिनियन में। और ये मुंबई या हिंदी चलेगा क्या होता है?
तो आपको बोलना पड़ेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीइंग अ लिस्टेड एंटिटी आर प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन शेड्यूल 3 एंड इंड एस. Schedule 3 and Ind AS is a fair presentation framework whereby management is expected to comply with the requirements of the framework and also provide additional disclosures in order to achieve fair presentation. So auditor has a right to ask management to provide additional disclosures. All right. I want a confirmation. Is everyone clear with this? Yes or no, sir? Yes, sir. All right. कंप्लायंस फ्रेमवर्क. आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सोचो एग्जाम में यूज कैसे करेंगे इसको. खाली आपने इतना थिंकिंग ला दिया ना पढ़ते वक्त, ये एग्जाम में यूज कैसे होगा और केस स्टडी स्टाइल में यूज कैसे होगा, बस तो फिर आप क्लियर हो जाओगे. आपको ये, हमें कोई भी कंसेप्ट पढ़ते वक्त इसको एग्जाम में केस स्टडी में कैसे पूछा जाएगा. थियरी पूछा जाएगा तो आप करोगे, मुझे पता है. इट इज ऑल अबाउट केस स्टडीज. ऑलराइट. कंप्लायंस फ्रेमवर्क. कंप्लायंस फ्रेमवर्क अगेन, it is a framework which requires compliance. And acknowledgements given in fair presentation framework are absent in such framework. यानी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जो कंपलसरी बोला है सीएफओ को कि भाई तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स, ये सब कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं बोला है. सर बेस्ट एग्जांपल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फाइनेंशियल्स. रजिस्ट्रार ने एक फॉर्मेट दिया है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं बोला है रजिस्ट्रार ने, खाली एक फॉर्मेट देके छोड़ दिया है. तो मैनेजमेंट से सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि वो फॉर्मेट भर दे. एडिशनली मैनेजमेंट नोट्स देगा नहीं देगा वो सब वॉलंटरी है. रजिस्ट्रार ने अपने फ्रेमवर्क में कुछ नहीं बोला है. आई वांट अ कंफर्मेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर. तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क का बेस्ट एग्जांपल इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सीएचएस लिखा है, सीएफएस नहीं लिखा. फेवरेट टॉपिक आपका. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का बेस्ट एग्जांपल है कंपनी फाइनल अकाउंट्स. फास्ट ट्रैक में इसका क्या करे, ऐसे डाउट कम लो. प्लीज रिपीट द एंटायर कंसेप्ट वंस. नेक्स्ट अटेम्प्ट. सर मैं शॉर्ट में बोल देता है क्योंकि अभी वो ये सब डिजिटल मार्केटिंग वालों ने सिखा दिया, रील वाला कंटेंट भी आना चाहिए था. तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसके अंदर कंप्लायंस भी है प्लस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन. अच्छा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर देयर इज ओनली कंप्लायंस, आगे और कुछ लिखा नहीं. आई वांट अ कंफर्मेशन. आर यू क्लियर विद दिस? यस. अच्छा, मैं अभी आपको बताऊं एक चीज. कुछ बच्चे नहीं है क्या, ये वाला याद रखते हैं और इधर खाली उसका उल्टा लिख देते हैं. ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं. ये ऐसे नमूने बहुत कम देखने मिलते पर होते हैं. ऑलराइट. सो यहां पे लिखा है मैंने देयर इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट. इधर लिखेंगे देयर इज नो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मिनट. हम मैनेजमेंट के पास अग्रीमेंट में अग्री करवा सकते हैं, रजिस्ट्रार ने कुछ लिख के नहीं दिया है. आई वांट अ कंफर्मेशन. आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर? अरे हेलो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में शेड्यूल 3 और इंड एस के अंदर लिख के दिया है. रजिस्ट्रार के फ्रेमवर्क में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है उसके अंदर ऐसा कुछ लिख के दिया नहीं है. तो जो मैं समझा रहा हूं वही नोट्स में लिखा रहा हूं. आई वांट अ कंफर्मेशन. इज एवरीवन विद मी? यस. ये क्यों पढ़ाया कंसेप्ट? सर वो तो अभी समझा, पर एक और चीज समझो. जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो ना, उसके अंदर जब आप ओपिनियन लिखते हो ना, ओपिनियन, अगर आपका ओपिनियन है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो आप ओपिनियन के अंदर यूज कर सकते हो ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली. ये बच्चे गलत समझते हैं कि हर एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज करते हैं. नो, you can download cooperative society audit reports.
and you will not see the word true and fair view unless it is required by some state law. Otherwise, you will not see the word true and fair view. Tell me everyone. तो तैयार होके आता है, ऑलराइट, एकदम मस्त, तो हम बोलते हैं इन जो तैयार होने के लिए, जो जिसने कभी जिंदगी में तैयार ही नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, नंगा नहीं आया है, कपड़े पहन के आया है, अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोग जब कंपनी ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मटेरियली प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मस्त दिख रहा है ऐसा नहीं बोलेगा, बस नंगा नहीं आया है। I want a confirmation. Are you getting my point? Yes or no, sir? So when I am preparing an audit report and when I am giving an opinion on financial statements based upon fair presentation financial reporting framework, we are allowed to use the words true and fair view or presented fairly. However, when you are giving an opinion on financial statements prepared as per compliance financial reporting framework, we cannot use these phrases. ये वाले phrases हम लोग यूज नहीं कर सकते। ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली, ऐसे वाले वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। अभी आप आगे वाला लाइन समझोगे। Unless otherwise required by law. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉज एंड इन लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब पूरे सब्जेक्ट में लॉ की जगह इन लॉ डाल दो ना, मीनिंग सेम ही रहता है। एक में ऑडिट सीखोगे, दूसरे में पर्सनल लाइफ। अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, अभी कोई स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है। नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। बट अगर समझो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, ऑलराइट, महाराष्ट्र का अपना ही चलता है। सो लेट अस से दैट उन्होंने अगर लॉ बना दिया कि बॉस नो यू विल हैव टू यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, देन यू विल हैव टू यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू। अरे आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? ओके, डन एवरीवन? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। These financial statements are materially prepared. Materially, it is as per AFR. 100% तो कुछ accurate नहीं हो सकता। These financial statements are materially prepared as per applicable financial reporting framework. But we will not say that they show a true and fair. तो इसका असर ऑडिट रिपोर्ट तक आएगा। I want a confirmation.